बच्चा पार्टी मज़े में। तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं YouTube के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड के अध्याय 2 केमिस्ट्री का जो है वो है अम्ल, भस्म और लवण। अम्ल को इंग्लिश में एसिड, भस्म को बेस और लवण को साल्ट बोलते हैं। ऑल्दो साल्ट का मतलब नमक भी होता है, आप जानते हैं। या भस्म को कहीं कहीं क्षारक भी लिखा रहता है और कहीं कहीं क्षार भी। तो ये क्षार भी क्या है? एक क्षारक या भस्म ही है। कब? जब भस्म या क्षार को हम लोग पानी में मिला देते हैं तो उसका जो रूप होता है वो क्षार कहलाता है। तो एक मोटिवेशनल लाइन के साथ आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, प्रारंभ करेंगे, जो कि क्या है? थक कर यूं न बैठ अभी तो तेरी उड़ान बाकी है। कि थक कर यूं न बैठ अभी तो तेरी उड़ान बाकी है। अभी तो तू पाँव जमीन पर ही रखा है, अभी तो तेरे लिए पूरा आसमान बाकी है। तो चलिए इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ आज की क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। यानी कि चैप्टर नंबर 1 में हमने धातु और अधातु को पहचानने का जो है ट्रिक जो है, या फिर कहले एक तरीका, ट्रिक का हिंदी तरीका ही होता है जुगाड़, उसको हमने देखा था। तो धातु को ऐसे तो इसका परिभाषा है कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तत्व वो धातु कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो अधातु कहलाता है। पर देखने से थोड़ी पता चलता है कि धातु है कि अधातु है। पता चला देखने में सोनिया मिर्जा लग रहा है और अंदर देखे तो कलुआ बैठा है, नहीं। तो देखकर कैसे पता करेंगे? तो पहले अगर कुछ हमने आपको संकेत और भी बताया था कि किसी तत्व का क्या संकेत है। तो संकेत से अगर आप उस तत्व के नाम को पता कर ले रहे हैं तो नाम के लास्ट में अगर यम आता है तो वो क्या होगा? आपका धातु होगा। हीलियम को छोड़कर, आपको पता है हीलियम एक अक्रिय गैस है, तो हीलियम को छोड़कर, हीलियम के लास्ट में यम आता है, इसको छोड़ करके जो भी आपको तत्व दिखे जिसके नाम के लास्ट में यम लगा हो वो हमारा धातु होता है। पिछले ही वीडियो में हमने इसको क्लियर भी किया था। इसके अलावा कुछ ऐसे धातु भी हैं जिसके लास्ट में यम नहीं लगा हुआ है, तो उसमें उसको भी हम लोग देखते हैं, जैसे जिंक, जेडन, आयरन, एजी चांदी, पीवी लेड, है ना, जैसे एमएन मैग्नीज, बीआई विस्मत, सीयू कॉपर, पीटी प्लेटिनम, एयू सोना। एक्चुअली इसको देखिए, जैसे एजी होगा तो ये चांदी होता है, एयू होगा तो ये सोना होता है। हमारे गांव घर में ऐसा बोला जाता है कि एजी चांदी दिलवा दीजिए ना। तो एजी किसका होता है? चांदी का। और ये भी बोला जाता है कि एयू सोना नहीं देवे, तो एयू से क्या, यानी एयू से क्या हो जाएगा? सोना। उसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे प्लेटिनम। ये सब ऐसी धातुएं हैं, यहाँ पर जो धातु दिया हुआ है ये ऐसे धातु हैं जिसके नाम के लास्ट में यम नहीं लगा है, तो इसको आपको क्या करना है? एक बार देख लेना है। इसके अलावा जो भी आपको दिखे, एक्चुअली आपको इससे ज़्यादा नहीं दिखेगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ दिख रहा है तो आप मानकर चलेंगे कि वो क्या है? एक अधातु है। तो इसके अलावा अगर कुछ दिखे तो वो अधातु होता है। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी एक अधातु ही है। या फिर जैसे क्लोरीन, सल्फर, कार्बन, ये सब क्या हो जाएगा? हमारा अधातु हो जाएगा। इन सब में से कुछ आपको दिखे या ऐसा आपको क्या मिले? तत्व मिले जिसके नाम के अंत में यम लगा है हीलियम को छोड़कर, तो उसको आपको धातु मानकर चलना है। तो चलिए इसको रिकैप कर लिए और आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो एक्चुअली सबसे पहले हम लोग बेसिक को क्लियर करते हैं कि बेसिक में क्या करेंगे क्लियर, कि सबसे पहले हम लोग कुछ यहाँ पर कंपाउंड दिए रहे होंगे और उसको देखकर हम पता करेंगे कि ई चोट्टा अम्ल है, भस्म है कि लवण है। सिर्फ उसको देख करके हमको क्या करना है? पता करना है, ताकि सबसे पहले ये पता चल जाए कि अम्ल है कि भस्म है कि लवण। तो प्यारे बच्चों, अब हम समझते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि क्या अम्ल है, भस्म है या लवण है। तो पहचानने का मंत्र, ऐसे ये मंत्र नहीं है पर फिर भी हम लोग इसको मंत्रोच्चारण कर लेते हैं। तो कैसे पहचानेंगे कि कोई जो गिवन कंपाउंड है, जो दिया हुआ कंपाउंड है, जो दिया हुआ पदार्थ है, वो अम्ल है कि क्षारक है यानी बेस है, या लवण यानी साल्ट है। तो इसको पहचानने के लिए देखिए अम्ल के बारे में आपको क्या ख्याल रखना है। शुरू में किसमें? शुरू में अगर आपको हाइड्रोजन दिखे, या अंत में यानी लास्ट में आपको दूगो ओ एगो एच दिखे, यानी डबल ओ एच दिखे, या शुरू में आपको क्या दिखे? हाइड्रोजन दिखे। अधातु का मतलब यम और वो जो गिवन दिया हुआ था धातु, उसके अलावा अगर अधातु का ऑक्साइड हो तो अधातु का ऑक्साइड भी क्या होता है? अधातु का ऑक्साइड भी अम्लीय होता है। यानी अम्ल कौन कौन हो जाएगा? जिसके शुरू में क्या रहेगा? एच रहेगा, या सबसे अंत में ओ एच नहीं, दूगो ओ एच यानी डबल ओ एच रहेगा, या फिर अगर वो अधातु का क्या है? ऑक्साइड है, तो वो हमारा अम्ल हो जाएगा। अब क्षारक की बात करते हैं, तो जिसके अंत में
OH हो, 2 OH है होगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा अम्ल। अगर सिंगल है O और फिर H है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, धातु का अगर ऑक्साइड है, यानी धातु के ऑक्साइड जो होंगे वो क्या ऐसे होंगे, क्षारीय या भास्मिक कर सकते हो। उसके अलावा अगर देखिए इन दोनों क्राइटेरिया में से कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है, ना शुरू में H, ना लास्ट में डबल OH, ना लास्ट में OH, और ना ही वो अधातु का ऑक्साइड है, ना धातु का ऑक्साइड है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल लवण यानी साल्ट हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग समझते हैं कि कैसे इसको देखेंगे कि अम्ल है, भस्म है कि लवण है। तो अगेन एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अम्ल का क्या मतलब, शुरू में H होगा या लास्ट में 2 OH होगा, या फिर वो क्या होगा, अधातु का ऑक्साइड होगा, तो वो हमारा अम्ल होगा। भस्म का मतलब लास्ट में OH होगा या फिर वो धातु का ऑक्साइड होगा, और इन सब में से अगर कुछ भी नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा लवण हो जाएगा। तो यहाँ देखिए शुरू में H दिख गया तो ये क्या होगा, अम्ल। अम्ल को A से लिखते हैं हम लोग, एसिड। उसके बाद Na2O, तो ये क्या है, Na मतलब सोडियम, सोडियम। लास्ट में यम है तो ये क्या है, धातु। तो धातु का ऑक्साइड क्या होता है, भस्म, यानी बी फॉर बेस। NaOH, लास्ट में OH दिख गया तो ये बेस हो जाएगा, यानी भस्म। यहाँ भी देखिए OH दिख गया तो ये भी क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। C यानी CO2, यानी कार्बन का ऑक्साइड है, तो कार्बन क्या है, धातु है कि अधातु है, तो कार्बन अधातु है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अधातु के ऑक्साइड अम्ल होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अम्ल यानी एसिड। KOH, लास्ट में OH दिख गया तो ये भस्म हो जाएगा। MgOH, लास्ट में OH, भस्म। K2O यानी पोटासियम का ऑक्साइड, तो पोटासियम अम्ल है, धातु है, तो धातु का ऑक्साइड क्या होता है, भस्म यानी B। उसके बाद NH4OH, तो लास्ट में OH दिख गया तो ये क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। NH4Cl, अब NH4Cl में देखिए ना शुरू में H है, H तो बीच में है ना जी, शुरू में H नहीं है और ना लास्ट में क्या है, OH है, ना NaOH है, ना ऑक्साइड वाला कोई रूल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लवण। लवण S फॉर साल्ट। अब MgO है तो ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड, तो धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है, यानी बेस। उसके बाद H2SO4, शुरू में H दिख गया तो ये क्या होगा, अम्ल हो जाएगा। अब KNO3, इसमें भी अम्ल और भस्म वाला कोई गुण नहीं है तो ये साल्ट हो जाएगा, लवण। CuSO4, ये भी साल्ट हो जाएगा। Na2SO4, ये भी साल्ट हो जाएगा, यानी लवण हो जाएगा। CH3COH नहीं देखना है, उसके पहले भी देख लीजिए O है भी, तो 2 O तब H है, तो लास्ट में क्या है, डबल OH है, तो ये क्या हो जाएगा, अम्ल यानी एसिड। अगर सिर्फ OH रहता औरों की तरह, जैसे यहाँ देखिए सिर्फ OH है, तो वो क्या हो गया, हमारा भस्म हो गया। अब HNO3, तो शुरू में H दिख गया तो ये अम्ल। H2CO3, तो शुरू में H तो अम्ल, शुरू में H तो अम्ल, ये भी H3BO3 है। और उसके बाद यहाँ NaHSO4, तो यहाँ भी क्या है, यहाँ ना शुरू में H है, ना लास्ट में OH, ना डबल OH है, ना ही ये ऑक्साइड है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा S फॉर साल्ट, यानी ये लवण हो जाएगा। बीच में H है, ध्यान दीजिएगा, हम अम्ल वही होगा जिसके शुरू में H होगा, बीच में है तो वो क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा। अब यहाँ भी ये भी क्या हो जाएगा, हमारा लवण हो जाएगा। FeCl3 क्या होगा, लवण हो जाएगा। AlCl3, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा। Na2CO3 क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा, ये भी लवण, ये भी लवण। क्यों, यहाँ देखिए CH, यहाँ भी देखिए CH है, पहले H नहीं है, पहले क्या है, C है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लवण। तो आई होप कि अब आप क्या कर सकते हैं, कोई भी कंपाउंड दिया होगा तो उसमें आप अम्ल, भस्म और लवण को छांट सकते हैं। अभी तो हम बेसिक में सबसे पहले ये समझे कि अम्ल, भस्म और लवण दिया रहेगा तो कैसे पहचानेंगे। अब अगर लवण ही दिया रहेगा, पूछेगा कौन अम्लीय है, क्षारीय है और कौन क्या है, उदासीन है, तो उसको कैसे पहचानेंगे, तो ये अभी हम क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद लवण क्या होता है, अम्ल क्या होता है, भस्म क्या होता है, ये सब हम चैप्टर में समझ लेंगे, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हो उसको। तो जब लवण दिया होगा और उसमें कहेगा उदासीन है कि अम्लीय है कि क्षारीय है, इसकी आप हमको जानकारी दीजिए, तो हमको चेक करना है। देखो लवण होगा तो पहले तो क्या देखना है कि उसमें क्या नहीं होगा, शुरू में H नहीं होगा, लास्ट में OH या फिर डबल OH नहीं होगा, और चौथा बात क्या हो जाएगा कि वो धातु या अधातु का ऑक्साइड नहीं होगा। अगर ये सब नहीं है तो वो हमारा अम्ल है। अब अगर वो हमारा लवण है। अब अगर वो हमारा लवण है तो उसमें हमको चेक करना है कि हाइड्रोजन कार्बन और OH समूह को देखना है, हाइड्रोजन कार्बन और OH समूह को देखना है। देखिए ऐसा लवण जिसमें ना हाइड्रोजन आपको दिखेगा, ना आपको क्या एक साथ, देखिए ना आपको हाइड्रोजन दिखेगा, ना आपको कार्बन दिखेगा, ना आपको OH समूह दिखेगा एक साथ, तो वो हमारा हो जाएगा उदासीन लवण। कैसा हो जाएगा, उदासीन। एकदम ध्यान से समझिए,
प्रेशर नहीं लेना है, जिसमें ना आपको हाइड्रोजन दिखेगा, ना क्या दिखेगा, कार्बन दिखेगा, और ना आपको OH एक साथ दिखेगा, तो वो हमारा हो जाएगा उदासीन लवण। अब देखिए जैसे यहाँ देखिए KCl, इसमें ना कार्बन है, ना क्या है, हाइड्रोजन है, ना क्या है, OH है। जैसे NaCl, जैसे KNO3, जैसे Na2SO4, जैसे Na3PO4, जैसे CuSO4, तो ये सब ऐसे हैं जिसमें ना क्या है, हाइड्रोजन है, ना कार्बन है, ना OH समूह है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, उदासीन लवण। आपको पता है NaCl नमक है जो कि उदासीन होता है। अब देखिए हम लोग समझते हैं अम्लीय, तो अम्लीय में क्या देखेंगे, जिसमें H होगा, जिसमें क्या होगा, H होगा, वो हमारा अम्लीय होगा। जिसमें क्या आपको दिखेगा, H, वो क्या होगा, अम्लीय। अब एक हमको यहाँ पर अपवाद देखना है, जैसे FeCl3 या AlCl3, बस इसको देखना है। दो अपवाद है, इसको देखिए, जैसे FeCl3 और AlCl3, इसको देखिए ध्यान से। FeCl3 और AlCl3, इसमें ना हाइड्रोजन है, ना कार्बन है, ना OH है, तो होना तो ये था कि ये उदासीन होना चाहिए, लेकिन ये दोनों हमारा अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो अगर जिसमें H दिख जाए वो हमारा अम्लीय होगा। अब बाद में आपको FeCl3 और AlCl3 देखना है, जिसमें H नहीं है फिर भी क्या है, अम्लीय है। FeCl3 और AlCl3 क्या होता है, हमारा अम्लीय हो जाता है। ओके, तो इस दोनों को आपको पहले से ध्यान में रखना है कि ये क्या होता है, अम्लीय होता है। उसके अलावा अगर आपको क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अम्लीय। जैसे यहाँ देखिए यही H अगर शुरू में रहता तो ये अम्ल हो जाता, उसी परिभाषा से, जैसे हम पहचानने का नियम बताए थे। नियम नहीं, वो तो अपना जुगाड़ है सब। अब यहाँ देखिए, यहाँ बीच में आपको H दिख रहा है, यहाँ बीच में H दिख रहा है, H, यहाँ देखिए H दिख रहा है, तो अगर H दिख जाएगा तो वो हमारा क्या होगा, अम्लीय लवण होगा। वो क्या हो जाएगा, हमारा अम्लीय लवण। और FeCl3 या AlCl3 हो तो वो हमारा अम्लीय लवण होता है। अब देखिए क्षारीय की बात अगर हम करें तो बीच में आपको OH दिखे और या फिर कंपाउंड में कार्बन मौजूद हो तो वो हमारा क्षारीय होता है। तो यहाँ देखिए बीच में OH 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 OH, तो यहाँ से यहाँ तक आपको OH दिख रहा है बीच में, तो ये हमारा क्षारीय क्षारीय विलयन है। ओके, अब यहाँ देखिए Na2CO3, ये कैसा विलयन है या फिर ये कैसा लवण है, तो ये हमारा क्षारीय लवण है अकॉर्डिंग टू दिस। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन है। देखिए Na2C, C माने कार्बन, तो यहाँ कार्बन दिख गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्षारीय। NaHC, C माने कार्बन, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा क्षारीय। CH3COONA, C माने कार्बन, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, क्षारीय। NaCN, C, ये भी क्या है, क्षारीय है। ओके, तो इस तरह से आप लवण में आप देख सकते हैं कि उदासीन है कि अम्लीय है कि क्षारीय है। बस एक बात ध्यान रखना बबुआ कि FeCl3 और AlCl3 ये दोनों अम्लीय होता है, उदासीन नहीं होता है। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी चैप्टर की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए बच्चा पार्टी, अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं अम्ल क्या होता है। तो अम्ल के बारे में पहला कहा जाता है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। जैसे नींबू, संतरा और आपका टाव जो है, उसको क्या करिएगा, उसका जो रस जब आप पीजिएगा तो आपको खट्टा लगेगा, तो उस तीनों में क्या है, अम्ल है, तो इसीलिए वो खट्टा लगता है। तो अम्ल के बारे में पहला क्या ध्यान में रखेंगे कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H+ आयन जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। ऐसा पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन दे वो अम्ल होता है। ऐसा पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा हो वो अम्ल होता है। और तीसरा आपको याद रखना है, जो क्या करता है, नीले लिटमस को, अब लिटमस पत्र क्या होता है ये भी हम आपको चैप्टर में ही बताएंगे। नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे, लाल करता है, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो एक्चुअली अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, या अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं या फिर अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। भस्म का गुण जस्ट इसका उल्टा होता है, समझे। तो भस्म में क्या लिखेंगे हम लोग, भस्म स्वाद में खट्टा नहीं होगा, कड़वा होता है। ये स्वाद में कड़वा होता है। कड़वा मतलब कड़ू, जैसे मिर्चाई खाते हैं तो कड़ू लगता है। बच्चा को देखिएगा जब साबुन मुंह में ले लेता है ना, कभी कभी उसकी मम्मी कपड़ा खींच रही होती है और वहीं पर टन मन करते रहता है और साबुन मुंह में ले लेता है तो आँख से खूब
आँख से पसीना नहीं, आंसू निकलेगा आँख से। खूब आँख से क्या निकलता है? आंसू निकलता है। तो आँख से आंसू क्यों निकलता है? कड़ू लगता है तब न। तो साबुन जो होता है वो कड़वा होता है। कैसा होता है? जैसे नींबू खाते हैं तो आँख मारने लगते हैं, खट्टा होता है इसलिए। वैसे ही साबुन जब बच्चा खाता है तनी तो पूरा एकदम रोने लगेगा, आँख से आंसू निकलने लगता है, तो कड़वा होता है। तो साबुन क्या होता है? भस्म होता है, समझे? तो स्वाद में कड़वा होते हैं क्या चीज़? भस्म। और दूसरा देखिए, दूसरा है कि ये जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं, यानी इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। ये देते हैं, देते होते क्या लिखा है? देते हैं। ओके। और तीसरा क्या कहेंगे? बस इसका उल्टा। जैसे हमने नीले लिटमस पत्र को लाल कर दिया तो भस्म। लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। ओके। अब देखिए, जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करता है, यानी आपस में जब ये अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है, और साथ में क्या बनता है? H2O। H2O क्या होता है? जल। तो साथ में क्या बनता है? जल। तो क्या कहेंगे? अम्ल और भस्म के बीच अभिक्रिया करने से लवण और जल का निर्माण होता है। अब ये थोड़ा याद नहीं रहता है कि अम्ल नीले को लाल करता है कि लाल को नीला, तो इसके लिए आप एक नाम याद रख सकते हैं, अनिल, जो कि बहुत कॉमन है, अनिल। यानी अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल करता है, तो क्या कहेंगे हम लोग? अम्ल। से अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल करता है। अनिल नाम से हम लोग ध्यान रखेंगे कि अम्ल जो होता है वो लिटमस पत्र को, किसको जी? लिटमस पत्र को, प्रेम पत्र नहीं, लिटमस पत्र। तो अम्ल जो है वो लिटमस पत्र को अम्ल नीला लाल करता है, समझे? तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। तो अगर यहाँ पर भस्म हो जाए तो लाल को नीला करेगा। भले नहीं हो गया, छोड़िए उससे क्या। अब भस्म जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। तो ये क्वेश्चन है अम्ल लाल लिटमस पत्र को, अम्ल लाल लिटमस पत्र को करेगा, क्या करेगा? ए नीला, बी कोई परिवर्तन नहीं, सी गुलाबी, डी मान लीजिए नारंगी। अरे अपना मन से बना रहे तो कुछ लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, अम्ल लाल लिटमस पत्र को करेगा। तो जैसे ही लिटमस पत्र आए, आपके मन में एक जो है ख्याल यहाँ आना चाहिए। मन में ख्याल आना बहुत ज़रूरी है, नहीं? तो मन में ख्याल आना चाहिए अनिल बाबू का। अनिल बाबू का जब ख्याल आएगा तो आपको क्या पता करना है कि अम्ल नीले को लाल करता है। तो सिर्फ ध्यान रखिए, लाल करता है। तो पहले से बच्चा लाल है तो इसको नीला थोड़ी कर देगा। लाल को नीला जो करेगा वो तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी भस्म। अगर यहीं पर पूछे भस्म लाल लिटमस पत्र को करेगा तो भस्म नीला कर देगा। लेकिन चूंकि अम्ल है तो ये लाल करता है, लाल पहले से, तो कोई परिवर्तन नहीं। इसको ध्यान में रखिएगा। अगर क्वेश्चन में आपको फंसाने का उसका मन हो गया तो इस टाइप से आपका माथा का भेजा फ्राई कर सकता है एग्जामिनर। ओके। तो अम्ल में हमने देखा कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे, जैसे नींबू, संतरा या टाभ के जो रस हैं वो हमें खट्टे लगते हैं, तो उसमें अम्ल होता है। वास्तव में उसमें सिट्रिक अम्ल होता है। अम्ल का नाम है सिट्रिक अम्ल। अब कुछ इंपॉर्टेंट अम्ल जो है और कुछ इंपॉर्टेंट भस्म जो है, उसके नाम और उसका जो सूत्र है उसको हम लोग देख लेते हैं, ताकि आपको क्या हो, आसानी हो जाए। और इससे एक क्वेश्चन आ ही जाता है लगभग। तो सबसे पहले देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है HCl, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड को ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो हमारे अमाशय में पाया जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा अमाशय में पाया जाता है। तो पूछे अमाशयी अम्ल कौन है, तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। उसके बाद है क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, यानी हाइड्रोजन सल्फेट जो है यही क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है ये बैटरी में रहता है, इसलिए इसको बैटरी अम्ल भी कहते हैं। बैटरी में कौन सा अम्ल डाला जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद है नाइट्रिक अम्ल, यानी नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3, यानी हाइड्रोजन नाइट्रेट जो है वो नाइट्रिक अम्ल होता है। नाइट्रिक अम्ल एक ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है।
ऑक्सीकारक। अब ऑक्सीकारक क्या होता है, जैसे कुछ धातु जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं, सॉरी, कुछ धातु जो है वो अम्ल से रिएक्ट नहीं कर सकते हैं, जो क्या होते हैं, हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होते हैं। तो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातु को भी क्या करता है, ये अम्ल अपने से भी क्रिया करवा लेता है, इसीलिए ये क्या है, ऑक्सीकारक है। अब इसका और भी फंडा है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारे क्लास के लिए वो हमने आपको बता दिया कि ये ऑक्सीकारक क्यों है, क्योंकि वैसे धातु जो अम्ल से भी क्रिया नहीं कर पाएंगे, जो कि हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, उससे भी यह भी क्रिया कर लेता है, तो इसीलिए ये क्या है, ऑक्सीकारक है। अब हम लोग कार्बोनिल अम्ल के बारे में देखते हैं। तो कार्बोनिल अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2CO3, यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो क्या है, कार्बोनिल अम्ल होता है। अब जब हम लोग जल में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, तो यही अम्ल मिलता है, कौन, कार्बोनिल अम्ल मिलता है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो है इसका सूत्र CH3COOH होता है, तो ये क्या है, एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल जो होता है वो सिरका में पाया जाता है, किसमें, सिरका में, या सिरका को ही विनेगर भी बोला जाता है, विनेगर। तो सिरका या विनेगर में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। अब कितना एसिटिक अम्ल होता है, तो इसका कंटेंट कंपोजिशन याद रखिएगा, 6 to 8%, यानी 6 से 8% एसिटिक अम्ल को ही हम, सॉरी, 6 से 8% एसिटिक अम्ल को ही हम लोग सिरका बोलते हैं, या इसको विनेगर भी बोला जाता है। अब हम लोग देखते हैं बोरिक अम्ल के बारे में। तो H3BO3 जो है ये हमारा बोरिक अम्ल होता है। इसका उपयोग है एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटीसेप्टिक। अब एंटीसेप्टिक क्या होता है बबुआ, जैसे साफ सफाई में जिसका हम उपयोग करते हैं, जैसे डिटॉल एक एंटीसेप्टिक है, उसका हम लोग साफ सफाई करते हैं, घाव की हो या कमरा उमरा जो भी हो, कपड़ा वगैरह, तो उसको साफ सफाई करने के लिए हम लोग एंटीसेप्टिक का उपयोग करते हैं। तो एंटीसेप्टिक में कौन सा अम्ल डाला जाता है, बोरिक अम्ल डाला जाता है। तो अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्या करते हैं, क्षारक को यानी भस्म को देखते हैं। अम्ल में इतना आप ध्यान रख लीजिएगा, आशा है कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव तो टकरा ही जाएगा, या लाइफ तक ये आपको कम देगा, सिर्फ 10वें की बात नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण लवण के बारे में। तो महत्वपूर्ण, सॉरी, भस्म के बारे में क्या कुछ बोल देते हैं। तो महत्वपूर्ण भस्म में पहला है कास्टिक सोडा, लास्ट में है सोडा तो सोडियम वाला होगा, यानी NaOH। NaOH क्या होता है, हमारा एक भस्म जिसका नाम है कास्टिक सोडा। दूसरा है कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास क्या होता है, KOH, यानी ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, कास्टिक सोडा, और पोटासियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, कास्टिक पोटास। उसके बाद है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद है चूना जल। चूना जल क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सभी हमारे क्या हो गए, महत्वपूर्ण भस्म हो गए। तो अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण लवण को देखते हैं। तो सबसे पहला लवण है नमक। नमक के बिना तो कुछ भी जीवन में संभव है ही नहीं। नमक या साधारण नमक जिसका सूत्र होता है NaCl। अब अगर NaCl ये जो नमक है, इसमें आप आयोडीन नहीं मिलाकर खाइएगा तो आपको घेघा रोग हो जाता है। तो सोडियम क्लोराइड जो है वो नमक का सूत्र होता है, और हम जो नमक यूज़ करते हैं उसमें आयोडीन की मात्रा मिलाई रहती है ताकि हमें घेघा रोग ना हो। अब दूसरा है प्रस्वेद लवण। प्रस्वेद लवण होता है CaCl2, यानी कैल्शियम क्लोराइड। प्रस्वेद लवण का मतलब है कि आसपास में अगर पानी की मात्रा है, यानी नमी की मात्रा है, जलवाष्प है, तो उसको सोख करके, अगर इस लवण को यहाँ रख दिए तो आसपास में जो नमी है उस नमी को सोख करके क्या करेगा, यहाँ पर ये ऑब्जर्व कर लेगा और खुद पसीजने लगेगा। तो ये गुण किस में होता है कैल्शियम क्लोराइड में। तो कैल्शियम क्लोराइड प्रस्वेद लवण है। तीसरा है खाने का सोडा। खाने का सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या होता है, खाने का सोडा होता है। उसके बाद है धोने का सोडा या धोवन सोडा। वो होता है Na2CO3.10H2O। कितना H2O, 10H2O। यहाँ पर Na2CO3 जो है सोडियम कार्बोनेट, ये जो है जल के खारापन को कम करता है। खारापन, खारा जल किसको बोलते हैं, नमकीन जल को। तो खारापन दूर करता है, यानी उसका जो खारापन है उसको दूर कौन करता है, Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो होता है वो खाने वाला सोडा में जब हम लोग क्या करते हैं, टार्टरिक अम्ल अलग से मिला देते हैं, तो ये हमारा होता है बेकिंग पाउडर। टार्टरिक अम्ल हमको इमली से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, इमली से। वैसे अभी हम लिखा देते हैं कि किससे कौन सा अम्ल प्राप्त होता है। टार्टरिक अम्ल हमें इमली से प्राप्त होता है, उस तो इमली को क्या करेंगे, उससे अम्ल निकाल लेंगे और खाने वाला जो सोडा है उसको मिला देंगे, तो हमारा बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा तैयार हो जाएगा। उसके बाद है जिप्सम। जिप्सम का सूत्र CaSO4.2H2O होता है। यही 2 के जगह आधा कर देंगे, आधा H2O, तो वो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। एक्चुअली देखिए, जब हमारा पैर टूट जाता है तो एक
पाउडर रहता है जिसको डॉक्टर ले लेते हैं और जब पानी में मिलाकर वो प्लास्टर कर देते हैं और उस पाउडर से उसको क्या कर देते हैं, ऊपर से लेप देते हैं। तो लेपने के बाद आप क्या करते हैं कुछ देर बाद देखते हैं तो यही जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी जिसको POP भी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये क्या होता है काफ़ी कठोर हो जाता है। कच्ची पट्टी या पक्की पट्टी कभी टूट जाए तो देख लीजिएगा, वो जो आपका बना हुआ है कठोर आवरण वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। बना किससे है तो जिप्सम से। जिप्सम में जब हम लोग क्या करते हैं जल मिला देते हैं, यानी जिप्सम जो पाउडर है पहले वो है CaSO4 × 2H2O, उसमें जब हम जल मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है CaSO4 × ½ H2O या 1/2H2O, तो हमारा POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है और तब वो क्या होता है कठोर हो जाता है। ओके तो लास्ट है हमारा विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOClCl या फिर आपको CaOCl2 दिख जाएगा। तो CaOCl ब्रैकेट में उसके बाद Cl रहेगा, या CaOCl किसका सूत्र होता है विरंजक चूर्ण का। अब हम लोग देखते हैं कि किस पदार्थ में कौन सा अम्ल होता है। सब नहीं देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए इसको भी आप देख लीजिएगा। यहाँ से ये जो हम लोग महत्वपूर्ण अम्ल, महत्वपूर्ण क्षार या भस्म और उसके बाद महत्वपूर्ण लवण जो दिखा है, इसमें से एक ऑब्जेक्टिव ना ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि पूछ सकता है बिहार बोर्ड में, क्योंकि इससे देखा जाता है क्वेश्चन, या घुमा फिरा के इससे ज़रूर क्वेश्चन डालता है वो। ओके बच्चों, तो अब हम लोग देखते हैं कुछ पदार्थ और उसमें कौन से अम्ल होते हैं उसके बारे में। सारे पदार्थ को नहीं देखना है, अगेन जो इम्पोर्टेंट है उसी को देखना है। तो आप पूरा किताब मत पढ़िए, उस किताब से जो छांट कर आपको दे रहे हैं पढ़िए। बिहार बोर्ड में नहीं आएगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहला जो है हमारा नींबू, संतरा या टाभ, या इसको डाभ भी बोलते हैं, डाभे लिखा है। तो हमने आपको बताया नींबू हो कि संतरा हो कि डाभ हो, उसमें कौन सा अम्ल होता है सिट्रिक अम्ल होता है। ये छोटका सबसे छोटका रहता है तो नींबू, तनिए बड़ा होता है तो संतरा, और सबसे बड़ा हो जाता है तो टाभ कहलाता है। अरे हम ऐसे ध्यान रखे हैं, आप भी ऐसे ध्यान रख सकते हैं। इस सब में कौन चीज़ रहता है सिट्रिक अम्ल। इमली में रहता है टार्टरिक अम्ल। अभी ही बताए कि जैसे बेकिंग पाउडर हमको बनाना है तो खाने वाला सोडा यानी NaHCO3 में कौन सा अम्ल मिलाते हैं टार्टरिक अम्ल। तो टार्टरिक अम्ल हमको किससे मिलेगा इमली से, तो इमली में कौन सा अम्ल हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। उसके बाद दूध, दही, जहाँ भी लैक्टो शब्द दिखे आपको तो लैक्टो से आपको याद रखना है दूध या दही। जैसे लैक्टोमीटर से दूध या दही का पता लगाते हैं कि सही, जैसे दूध में पानी और मिला देता है तो इसकी जांच हम लोग लैक्टोमीटर से करते हैं। दूध या दही में कौन सा बैक्टीरिया होता है तो लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टो शब्द ही है जो दूध या दही को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद है सिरका। अभी हम बताए थे कि एसिटिक अम्ल क्या होता है, एसिटिक, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। और एसिटिक अम्ल कितना होता है तो 6 से 8% होता है। 6 - 8 करके -2 मत लाइएगा। 6 से 8% एसिटिक अम्ल जो होता है वही हमारा सिरका होता है। सिरका का दूसरा नाम विनेगर भी होता है। उसके बाद हम लोग अमाशय को बताए थे, तो अमाशय में कौन सा अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है। उसके बाद किसी भी चींटी का डंक बोले, लाल चींटी का डंक, काली, पीली, नारंगी, ऐसे नारंगी चींटी नहीं होता है, या मधुमक्खी का डंक बोले, तो इस सब के डंक में होता है फॉर्मिक अम्ल या होता है मिथेनोइक अम्ल, इसीलिए खूब लहरता है। चोट्टा काट लेगा तो मारियो दीजिएगा तैयो लहरता है। ये न कि उमर गया तो उसका असर वो खत्म हो जाए। एक्चुअली हमारे शरीर के अंदर फॉर्मिक या मिथेनोइक अम्ल इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से खूब जलन होता है और थोड़ा मज़ा आता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम लोग समझते हैं सूचक के बारे में। तो सूचक क्या होता है, ऐसा पदार्थ जो अम्ल और भस्म में अलग अलग रंग दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं सूचक। तो बेसिकली सूचक एक रंजक होता है, यानी रंग में परिवर्तन दिखाने वाला चीज़, जो अम्ल में अलग रंग दिखाता है और भस्म यानी क्षार में अलग रंग दिखाता है। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, प्राकृतिक सूचक के बारे में आपको ध्यान रखना है। बस 3 चीज़ जो होता है अपना प्राकृतिक सूचक होता है, ज़्यादा आप ध्यान में मत रखिए। जैसे हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, लाल गोभी, लाल गोभी का पत्ता जो है वो प्राकृतिक सूचक है, और चुकंदर जो है अपना, ये अपना क्या है प्राकृतिक सूचक है। रासायनिक सूचक में एक ही आपको ध्यान रखना है, क्या, लिटमस, लिटमस पत्र, प्रेम पत्र नहीं। तो लिटमस पत्र जो है हमारा वो रासायनिक सूचक होता है। और संश्लेषित सूचक में आपको 2 ध्यान रखना है। पहला क्या, पहला मेथिल ऑरेंज, और दूसरा फिनोफ्थलीन। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है ये कि निम्न में रासायनिक सूचक है, तो कौन हो जाएगा हमारा लिटमस पत्र। निम्न में प्राकृतिक सूचक है हल्दी, लाल गोभी का पत्ता या चुकंदर, और संश्लेषित में मेथिल ऑरेंज या फिनोफ्थलीन जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा संश्लेषित
या मानव निर्मित या कृत्रिम सूचक। अब ये अम्ल में कौन रंग देते हैं और भस्म में कौन रंग देते हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे लिटमस पत्र के बारे में तो हम आपको बता ही रखे हैं कि लिटमस पत्र जो होता है उसके बारे में आपको बस अनिल याद रखना है। अनिल में क्या होता है, यहाँ जैसे लिटमस पत्र है तो लिटमस पत्र अगर नीला है और उसको लाल करता है तो वो कौन करता है, अम्ल। जस्ट उल्टा, अगर लाल है उसको नीला करता है तो वो भस्म करता है ना। तो अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, भस्म इसका उल्टा कर देता है। तो लिटमस पत्र में आपको ध्यान रखना है कि लिटमस पत्र अम्ल में लाल होता है और भस्म में कैसा होता है, क्षारीय होता है, सॉरी भस्म में नीला हो जाता है। आइए तो अब हम लोग समझते हैं सूचक जो होते हैं वो अम्लीय में कैसा प्रभाव देते हैं, अम्लीय विलयन में और क्षारीय विलयन में कैसे प्रभाव देते हैं। तो सूचक का मतलब एक ऐसा रंजक जो अम्ल में अलग और भस्म में अलग रंग दे। तो और सूचक को हमने देखा 3 तरह का, प्राकृतिक, रासायनिक और मानव निर्मित। तो इसमें लिटमस जो है वो रासायनिक है, लिटमस कैसा है, रासायनिक है। उसके बाद हल्दी हो गया, लाल गोभी पत्ता और चुकंदर, ये तीनों कैसा है, प्राकृतिक है, यहाँ से यहाँ तक प्राकृतिक, और ये दोनों अपना कृत्रिम या मानव निर्मित हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसके प्रभाव क्या है। तो लिटमस पत्र के बारे में हमने दिखाया कि नीले को लाल कर देता है, और अगर लाल यानी कि ये अम्लीय विलयन में जैसे ही डालेंगे लिटमस पत्र को तो वो लाल हो जाएगा, अगर लाल है तो लाले रहेगा, और अगर क्या है नीला है तो लाल कर देगा, और क्षार में जैसे ही डालेंगे तो वो नीला हो जाएगा। इसको तो हम लोग अनिल से ही याद कर लिए थे। तो लिटमस पत्र को हमको याद है कि अम्ल में लाल और क्षार में कैसा, नीला। उसके बाद हल्दी देखिए, हल्दी का प्राकृतिक कलर क्या है, हल्दी आपका कैसा होता है, पीला होता है। लेकिन जब वो पीला रहता है और जब हम कपड़ा खींचते हैं तो कैसा खींचते हैं ना, तो वो लाल भूरा हो जाता है। जहाँ पर पीला रहेगा हल्दी लगा हुआ, उसको अगर आप खींचिएगा तो साबुन लगता है या सरफ लगता है। आपको क्या बताया, साबुन या सरफ कड़वा लगता है, अभी ही दिखाए तो कड़वा यानी भस्म है। तो जब भस्म के प्रभाव में आता है यानी क्षार के प्रभाव में आता है तो वो पीला से कैसा हो जाता है, लाल या भूरा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हल्दी जो है प्राकृतिक कलर पीला, यानी अम्ल में तो पीला ही रहेगा, लेकिन जैसे ही क्षार यानी साबुन के प्रभाव में आएगा वो लाल भूरा हो जाता है ना। उसके बाद लाल गोभी का पत्ता और चुकंदर देखिए, लाल गोभी तो पहले से ये कैसा रहेगा, लाल, यानी अम्ल में ये लाल बैगनी रहेगा। चुकंदर पहले से आपको पता है लाल पीला रहता, सॉरी लाल रहता है, तो ये लाल बैगनी रहता है। अब गोभी है तो गोभी 2 तरह का, पत्ता गोभी और फूल गोभी। तो पत्ता गोभी पत्ता कैसा होता है, उसका हरा होता है। तो इससे हम लोग ध्यान रखेंगे कि लाल गोभी का पत्ता जो है सूचक, उसका जो है अम्ल में लाल बैगनी रहता है और भस्म में हरा हो जाता है, और ये इसका कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। तो इसको हम लोग ध्यान में रख लेंगे। उसके बाद है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज को हम लोग लाल पीला से याद रख सकते हैं। मेथिल ऑरेंज क्या है, एक कृत्रिम सूचक या मानव निर्मित सूचक है जो लाल पीला, लाल किस में, अम्ल में, पीला किस में, भस्म में, ऐसा प्रभाव देगा। और फिनोल्फ्थालीन को याद रखिए कि अम्ल में कोई प्रभाव नहीं देता है और भस्म में गुलाबी। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहेगा कि फिनोल्फ्थालीन को अगर हम अम्लीय विलयन में डालें तो क्या प्रभाव जनरेट होगा। तो ये कैसा हो जाता है, रंगहीन, यानी इसके पास जो भी रंग है वो खत्म, यानी ये कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। और क्षारीय में डालेंगे तो गुलाबी। तो ये सूचक हमारा कंप्लीट हो गया। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब पीएच स्केल को पढ़ने से पहले हम 2 छोटा टॉपिक है इसको देख लेते हैं। तो पहला है अम्ल या भस्म की शक्ति। शक्ति का मतलब कौन प्रबल है कौन दुर्बल है। प्रबल या दुर्बल कहने का मतलब जैसे प्रबल अम्ल बोल रहा है तो ऐसा अम्ल जो तीव्रता से हाइड्रोजन आयन जो है वो देगा, यानी ऐसा अम्ल जो जल में घुलकर तीव्रता से हाइड्रोजन आयन देता है वो प्रबल अम्ल, और ऐसा अम्ल जो जल में घुलकर तीव्रता से हाइड्रोजन आयन नहीं देता है वो दुर्बल अम्ल। वास्तव में हमको बस इसका एग्जाम्पल ध्यान में रखना होता है। तो प्रबल अम्ल में आपको 3 अम्ल को ध्यान में रखना है। पहला है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। ये तीनों हमारा क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। इसके अलावा जो भी अम्ल होंगे जैसे CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल, जैसे H2CO3 कार्बोनिल अम्ल, जैसे H3BO3 बोरिक अम्ल, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे दुर्बल अम्ल। तो 3 अम्ल जो हमारा है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये तीनों हमारा क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल हो जाएगा। और बाकी 2 जो है बाकी जो भी आपको दिख रहा है वो दुर्बल अम्ल हो जाएगा। अब प्रबल भस्म में आपको याद रखना है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH यानी पोटासियम हाइड्रोक्साइड, या इसको कास्टिक सोडा और इसको कास्टिक पोटास बोलेंगे। ये दोनों हमारा प्रबल भस्म होता है। बाकी जो भी है जैसे कि MgOH का होल ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, इसको चूना जल या बुझा हुआ चूना बोलते हैं। अब उसके अलावा हम लोग अब इसको देखते हैं किसको, सांद्रता को। तो सांद्रता का मतलब पहले समझिए, अम्ल को या भस्म को जब हम पानी में मिलाते हैं तब हम सांद्रता का कंपैरिजन करते हैं। तो जैसे हमने लिया एक ही अम्ल H2SO4 है ना,
और दो क्या कर लिए, परख नली ले लिए या दो बर्तन ले लिए जिसमें क्या है पानी है और इसको क्या किए मिलाए। तो जिसमें पानी ज़्यादा रहेगा और अम्ल कम रहेगा, तो इस विलयन को हम लोग कहेंगे तनु विलयन। यानी तनु विलयन का मतलब है कि पानी ज़्यादा अम्ल कम, और सांद्र अम्ल का मतलब है कि अम्ल ज़्यादा पानी कम। तो ऐसे ही भस्म अगर रहेगा सांद्र भस्म या तनु भस्म तो क्या कर देंगे, जिसमें भस्म ज़्यादा रहेगा पानी कम वो क्या हो जाएगा सांद्र, और जिसमें पानी ज़्यादा रहेगा तनु। जिसमें पानी ज़्यादा वो तनु, और जिसमें अम्ल या भस्म ज़्यादा वो सांद्र। ओके, तो इसको हम लोग देख लिए। अब देखिए H2SO4 को बैटरी अम्ल भी बोलते हैं। तो बैटरी में पानी रहता है और उसमें क्या अम्ल डालना होता है। तो कहता है कि हमेशा पानी में अम्ल डालिए, अम्ल में पानी नहीं डालिए। क्यों? क्योंकि H2SO4 जो होता है ना, आपको पता है क्या है, ये परवल अम्ल है। तो परवल अम्ल है तो जैसे ही पानी में डालते हैं ना आग पकड़ ले, सॉरी अगर इसमें हम पानी डालेंगे ना तो आग पकड़ लेगा। तो इसीलिए पानी में अम्ल डालते हैं, अम्ल में पानी नहीं डालते हैं। अम्ल में पानी डालेंगे तो अम्ल ज़्यादा रहेगा, पानी तनिक जाएगा तो आग पकड़ लेगा। वही पानी ज़्यादा है, अम्ल थोड़ा सा डाले तो आग नहीं पकड़ेगा और हम सुरक्षित रह जाएंगे। किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता बताने वाले सार्वत्रिक या यूनिवर्सल सूचक को हम लोग pH स्केल कहते हैं। pH का मतलब क्या होता है, देखिए P यहाँ रहेगा और H ऊपर में लिखा रहता है, ऐसे नहीं लिखा रहता, ऐसे लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। तो pH का मतलब होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन, पोटेंज ऑफ H+ आयन, यानी हाइड्रोजन आयन की शक्ति को दिखाने वाली जो स्केल है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की शक्ति को जो दिखाती है वही हमारी pH स्केल कहलाती है। अब pH का जो मान होता है वो 1 से लेकर कहाँ तक होता है, 14 तक होता है। इससे 1 से कम नहीं होगा और 14 से ज़्यादा नहीं। कुछ pH स्केल कुछ पदार्थ के pH मान आपको पता होने चाहिए, जैसे कि अमाशय का जो pH होता है वो कितना होता है, 1 होता है। जैसे हमारा शुद्ध जल जो है, शुद्ध जल, इसका जो pH होता है 7 होता है। जैसे दांत का जो pH होता है अपना, दांत का pH कितना होता है, 5.5 होता है। और उसके बाद एक और याद रख लीजिए, जैसे अम्ल वर्षा में जो जल का pH होता है वो कितना होता है, 5.6 होता है। तो pH स्केल का मतलब एक ऐसा स्केल जो क्या करेगा, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताएगा। अब एक्चुअली इसको लिखा कुछ अजीब ढंग से जाता है। आप लिखा हुआ देखिएगा pH बराबर -log और उसके बाद ऐसे करके ये दे देगा। इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन, और ये ब्रैकेट का मतलब है कि सांद्रता। यानी pH क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताता है कौन, pH। अब जैसे बोलेगा pH, जैसे यहाँ देखिए अमाशय का pH, और अमाशय में कौन सा अम्ल होता है, HCl। तो आपको HCl का pH वैल्यू पूछे या अमाशय की पूछे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जैसे अगर बोलेगा pH 1 है तो इसको इस रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे pH बराबर -log, ये बड़ी ब्रैकेट 10⁻⁻1 यानी अगर pH 1 है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻1। अगर pH वही कितना है, 7 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, pH बराबर -log 10⁻⁻7, इस टाइप से लिखेंगे। अगर pH अपना क्या है 5.5 है तो क्या लिखेंगे इसको, pH बराबर -log 10⁻⁻5.5, और ऐसे ही 5.6 रहेगा तो 5.6। तो इस टाइप से उसको दिखाते हैं, बाकी ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। तो जैसे कि अगर pH की वैल्यू 7 है, यानी pH बराबर 7 है, तो वो कैसा हो जाएगा, उदासीन। यानी शुद्ध जल जो है हमारा, जिसका pH वैल्यू कितना था, 7, तो वो कैसा हो जाएगा, हमारा उदासीन विलयन हो जाएगा। उसके बाद अगर pH जो है 7 से कम है, क्या है, 7 से कम, तो वो हो जाएगा अम्ल। अब जितना कम होगा उतना अम्लीय ज़्यादा होगा। जैसे बोलेगा pH, एक पदार्थ का pH 2 है और एक पदार्थ का pH 1 है, एक पदार्थ का pH 3 है। बोलेगा सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है, तो जितना कम है, यानी एक pH 1 जिसका होगा वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। बोलेगा सबसे कम अम्लीय कौन है, तो कौन हो जाएगा, 3, जिसका pH 3 है वो सब इस तीनों में सबसे कम अम्लीय होगा। अब क्षारीय क्या होगा, जिसका pH जो है 7 से अधिक हो, जिसका pH किससे अधिक हो, 7 से अधिक हो, वो कैसा हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। अब 7 से अधिक जितना, जैसे कंपैरिजन के लिए बोलेगा 3 विलयन को लेकर, जैसे बोलेगा pH 8 है, pH 7.1 है, pH जो है मान लेते हैं
7.4 है। बोलेगा इसमें सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन है, तो pH जितना ज़्यादा, यानी pH 8 जो है वो सबसे ज़्यादा क्षारीय है। सबसे कम क्षारीय इसमें कौन है, तो 7.1 जिसका pH है वो सबसे मतलब इस तीनों में सबसे कम है। तो देखिए अब हम लोग दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है इसको समझते हैं। तो अभी ही हमने देखा कि शुद्ध जल जो है, शुद्ध जल, इसका pH कितना होता है, 7 होता है। अम्ल वर्षा का pH, अम्ल वर्षा, इसका pH कितना होता है, 5.6 होता है। दांत का pH, दांत का pH कितना होता है, दांत का pH 5.5 होता है। अमाशय का pH कितना होता है, 1 होता है। HCl अम्ल जो होता है, तो उसको ही हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र यानी हम लोग किसकी बात करेंगे, अमाशय की। तो पाचन तंत्र में pH का क्या महत्व है, तो पाचन तंत्र में जो हमारा अमाशय है उसका pH 1 होता है। यानी यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जिसका pH 1 होता है। इसीलिए अमाशय में हम लोग क्या करते हैं, बहुत अम्ल रहता है, यानी तीक्ष्ण अम्ल है। pH 1 का मतलब समझ रहे कितना अम्लीय होगा, तो HCl काफ़ी अम्लीय होता है। तो जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो बैक्टीरिया जीवाणु होता है उसको नष्ट करता है। तो अमाशय में जीवाणु को नष्ट करने के लिए, जीवाणु नष्ट करने में जो होता है pH का काफ़ी बड़ा योगदान होता है। उसके बाद है हमारा दांत। इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा कि पाचन तंत्र में अमाशय है जिसमें HCl अम्ल होता है जिसकी pH 1 है, जो क्या करता है, खाने में जब कोई जीवाणु आता है तो उसको नष्ट करता है। तो हमारे पाचन तंत्र में इसका काफ़ी योगदान है। उसके बाद है हमारा दांत। तो हमारे दांत का जो pH होता है वो 5.5 होता है। अगर इससे कम है तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, दांत का जो सबसे बाहरी परत है इनेमल, हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ इनेमल, क्लास 7 में भी आप पढ़े होंगे, तो वो क्या होता है, उसका क्षय होने लगता है। यानी इससे कम होने पर इनेमल क्षतिग्रस्त होने लगता है। क्या होने लगता है, क्षतिग्रस्त। तो इससे कम होने पर इनेमल क्या होता है, क्षतिग्रस्त होने लगता है। तो देखा आपने कि दांत में भी pH का कितना महत्व है। अब है हमारी मिट्टी। मिट्टी की जो pH होती है वो लगभग कितनी, 7, यानी उदासीन लगभग होता है। अगर अम्लीय है या क्षारीय है तो मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होगी, यानी फसल की जो उपज है उस पर इसका कुप्रभाव देखने को मिलेगा। अब है थकावट। जब हम खूब दौड़ते हैं ना तो हमारे शरीर में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है। लैक्टिक अम्ल यानी pH क्या होगा, 7 से कम। तो लैक्टिक जब क्या करते हैं, काफ़ी काम करते हैं, काफ़ी कार्य करते हैं या दौड़ते हैं, तो क्या होता है, मांसपेशी में, यानी हमारा जो मांस है, मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल बन जाता है। लैक्टिक अम्ल ब्रैकेट में लिख लेंगे, 7 से कम pH, ये हो जाता है जिसके कारण हमें काफ़ी थकावट होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम काम भी करते और खूब मस्त भी रहते, काम करने के बाद सोने नहीं आते सीधा। उसके बाद है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा में इसका जो pH होता है वो कितना होता है, 5.6। अगर 5.6 है तो उसको, अगर वर्षा हो रही है और उसका पानी का बूंद का pH अगर 5.6 दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं अम्ल वर्षा हो रहा है। अब एक्चुअली अम्ल वर्षा होता कैसे है, तो देखिए 2 तरह की गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये अगर किसी वाहन के माध्यम से, किसी कल कारखाने या किसी भी माध्यम से वायुमंडल में है और तब जब वर्षा की बूंद गिरती है H2O, तो ये H2O से रिएक्ट करके बना लेता है HNO3। HNO3 कौन सा अम्ल है आपको पता है, नाइट्रिक अम्ल। या फिर वर्षा जब SO2 से रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, H2SO4। तो ये भी अम्ल अब पानी के साथ गिर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा में नाइट्रिक या सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। किस गैस के प्रभाव में होता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड के प्रभाव में होता है। अब हम लोग देखते हैं छठा जो है pH का महत्व, वह है नेटल और डॉक का पौधा। डॉक नहीं, डॉक होगा, डॉक प्लांट। तो नेटल या डॉग प्लांट जो है, तो नेटल में इसमें भी क्या होता है, डंक जैसा। तो डंक में कौन सा अम्ल होता है आपको पता है, मिथेनोइक अम्ल। चींटी हो या मधुमक्खी हो या इसका ही सूंघ हो, क्या उसमें कौन सा अम्ल रहता है, मिथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक या इसी को क्या बोलेंगे, मिथेनोइक या मेथेनोइक। तो फॉर्मिक या मेथेनोइक अम्ल होता है। और इस अम्ल के प्रभाव से क्या होता है, जब हम इसको छूते हैं हमारे शरीर में टच कर जाता है तो खूब नोचता है। तो इसी के आसपास प्रकृति में डॉग पौधा होता है और इसमें होता है क्षार। क्षार क्या करता है, इस अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है। हम क्या बोले, अम्ल का उल्टा गुण दिखाता है क्षार। तो ये हमको खुजला रहा है, इसको लगाएंगे तो खुजलाना बंद हो जाएगा। तो क्या, और अगला अगर हम देखें pH का महत्व, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, खाना उना खाते हैं तो उसमें अम्ल रहता है। तो जो हम पेस्ट करते हैं, टूथपेस्ट,
उसमें हमारा क्या दिया जाता है, क्षार दिया जाता है, क्षार यानी भस्म, ताकि जो अम्ल खाना से हम लोग खाए तो वो क्या करेगा, मुंह में जीवाणुओं को पन पाएगा, तो क्षार क्या करेगा, अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देगा और जीवाणु से हमें बचा लेगा। अगर फिर भी जीवाणु रह जा रहा है तो अमाशय में उसका खत्म होना ही है, क्योंकि वहाँ तो अति अम्लीय प्रभाव है, pH 1 होता है HCl का। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के जो है धातु से रिएक्शन कैसे करता है, मतलब रिएक्शन वाला जो टॉपिक है उसको हम अगले वीडियो में देख रहे हैं। अगर एक बार में समझ नहीं आता तो 1 से 2 बार में देखिए, 2-3 बार देखिए, जब तक नहीं समझ आता है, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ भी पाना संभव नहीं है। अगर बिना मेहनत के आप कुछ पा सकते हैं तो सिर्फ बदनामी। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।